विशाल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता के साथ कुछ दिन पहले ही लखनऊ शहर में रहने आया था। उसके पिता पहले दूसरे शहर में रहते थे। विशाल इंटर की पढ़ाई पूरी करके बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहा था। वह आज शाम को ही शहर आया था और घर सेट करने में अपने माता पिता की मदद कर रहा था। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा घर में लाइट चली गई है, कहीं से माचिस ले लो, मोमबत्ती जला दूँ। विशाल माचिस लेने के लिए निकल पड़ा। पड़ोस की दुकान पर उसे माचिस मिल गई। वहीं मोहल्ले के लड़के अमन से विशाल की दोस्ती हो गई। अमन ने विशाल से पूछा वह कौन है। तब विशाल ने अपने बारे में बता दिया। विशाल के पूछने पर अमन ने बताया वह इसी मोहल्ले में रहता है और इसी साल उसने इंटर की परीक्षा दी है। वह भी लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखा रहा है। उसके पिता पेशे से वकील, सामने जो नीले रंग का दरवाज़ा है उसका ही घर है। उसने बताया कि 2-4 दिन बाद कॉलेज में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इस तरह हल्के फुल्के वार्तालाप से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अगले दिन घर का सेटअप बिठाकर विशाल शहर में घूमना चाहता था। विशाल घर से बाहर निकला ही था कि उसे रास्ते में साइकिल से जाता अमन दिख गया। अमन ने विशाल से पूछा वह कहाँ जा रहा है। विशाल ने बताया ऐसे ही शहर में घूमने। अमन ने कहा चलो हम दोनों ही घूमने चलते हैं। दोनों रास्ते में बातें करने लगे। दोनों एक दूसरे को अपने परिवार के बारे में बताने लगे। अमन ने कहा उसके दादा दादी मम्मी पापा सब यहीं रहते हैं। विशाल ने बताया उसके दादा दादी दिल्ली में रहते हैं। अभी तक तो वह दादा दादी के साथ रहकर ही पढ़ रहा था, लेकिन पापा की तबीयत पिछले महीने ख़राब हो गई थी। इस वजह से वह अपने पापा के साथ ही यहाँ चला आया। अब दादा दादी चाचा के साथ रहते हैं। अमन ने विशाल से पूछा वह दिल्ली में एडमिशन क्यों नहीं लेता। उसने कहा बात तो दिल्ली में भी हो गई थी, पर अब वह अपने मम्मी पापा के साथ यहीं रहेगा। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हुए शहर में घूमने लगे। विशाल शहर में नया था, लेकिन अमन को हर गली हर मोहल्ले के बारे में पता था। वह विशाल को नई नई जगह घुमाता हुआ फिर वापस अपने मोहल्ले में ले आया। 1-2 दिन घूमने फिरने में ही निकल गए। आज सुबह ही नहा धोकर विशाल तैयार हो गया था। उसे आज कॉलेज जाना था। उसके कॉलेज का आज पहला दिन था। पीरियड 9 बजे से शुरू होने वाला था। विशाल अमन को साथ लेकर 8 बजे सुबह घर से निकल गया। दोनों 15 मिनट पहले ही कॉलेज पहुंच गए। अमन और विशाल ने प्रांगण में अपनी अपनी साइकिल खड़ी कर दी। कॉलेज में गहमा गहमी का माहौल था। लड़के और लड़कियां अपने अपने क्लास की तरफ जा रहे थे। विशाल और अमन भी कॉलेज में आकर बहुत खुश थे। वे अपनी अपनी किताबें संभालकर अपने अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। छुट्टी के समय दोनों खड़े होकर प्रांगण में ही बात कर रहे थे। तभी विशाल की साइकिल धाड़ की आवाज़ से गिरी। अमन और विशाल ने साइकिल की तरफ मुड़कर देखा। उसकी घंटी में एक लड़की का दुपट्टा फंस गया था। खींचने के चक्कर में वह साइकिल गिर पड़ी। लड़की अभी भी दुपट्टा निकालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। विशाल भागकर लड़की की मदद करने उसके पास पहुंच गया। विशाल को देखकर वह लड़की चौंक गई। उसने कहा मैंने जानबूझकर नहीं गिराई, सच्ची देखो मेरा दुपट्टा फंस गया है। विशाल ने कहा तुम रुको, मैं निकाल देता हूँ। विशाल ने उठकर साइकिल खड़ी की और उसका दुपट्टा निकाल दिया। दुपट्टा तो निकल गया, पर वह लड़की विशाल के हृदय में जाकर बस गई। लड़की विशाल को धन्यवाद कहकर अपनी सहेली के साथ अपने घर की तरफ चली गई। विशाल उसे खड़े खड़े जाते हुए देखता रह गया। विशाल और अमन साइकिल उठाकर अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े। विशाल रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उस लड़की का भोला भाला चेहरा विशाल की आंखों के सामने नाचता रहा। सुबह वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अमन के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसका मन बेचैन रहा। विशाल का मन किसी से भी बात करने का नहीं कर रहा था। वह अमन की बात को भी नहीं सुन रहा था और ना ही उसे अपनी परेशानी बताना चाहता था। अमन ने कहा चल कुछ खा लेते हैं। उसने ज़ोर ज़ोर से विशाल को आवाज़ दी, पर विशाल ने कुछ ना सुना। विशाल जाकर कॉलेज के मेन गेट पर खड़ा हो गया और हर आती जाती लड़की को ध्यान से देखने लगा। आज से पहले उसने किसी भी लड़की को इतने ध्यान से नहीं देखा था। थोड़ी देर में ही विशाल को वह लड़की दिखाई दे गई। उसने हल्के गुलाबी कलर का सलवार सूट पहन रखा था। उसका रंग गोरा गुलाबी सूट में और भी ज़्यादा गोरा लग रहा था। उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच रही होगी। उसके बाल लंबे तथा आंखें बड़ी बड़ी थीं। वह लड़की विशाल के क्लास की तरफ बढ़ती जा रही थी। अमन ने आकर विशाल की पीठ पर हाथ मारा। क्यों बे, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर भाग क्यों रहे हो? यार दिल खो गया है। अच्छा जी, तभी भाग रहे हो?
मिला? अच्छा बताओ दिल। हाँ यार मिल गया, वो आगे आके जा रहा है। अच्छा तो चलो चलते हैं। कहाँ? विशाल ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारे दिल के पीछे, अमन ने कहा और दोनों भागकर क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। अमूमन सुंदर लड़कियां आर्ट साइड के विषय लेती हैं, पर वह सबसे अलग थी। उसने विशाल के साथ विशाल की थीम में एडमिशन लिया था। पहले ही दिन विशाल को उसका नाम पता चल गया था। उसका नाम श्रद्धा था। वह अपनी सहेली गीता के साथ कॉलेज आती जाती थी। श्रद्धा से हल्की फुल्की हाय हेलो करने में ही काफ़ी समय निकल गया। 1 महीना होने के बाद धीरे धीरे कक्षा का माहौल सामान्य सा होने लगा। कुछ लड़के लड़कियां आपस में दोस्त भी बन गए। उनमें हंसी मजाक भी होती थी। श्रद्धा उन सबसे अकेली थी, अपने में ही खोई रहती। उसे किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। वह किसी से कुछ पूछने पर संक्षिप्त सा उत्तर देती और हल्के से मुस्कुरा देती। वह ज़्यादातर अपनी सहेली गीता के साथ आती और गीता के साथ वाली सीट पर ही बैठती। क्लास में आकर विशाल का पहला काम होता श्रद्धा को देखना। 1 महीना बीत जाने पर भी श्रद्धा को ये पता नहीं चला कि विशाल उसे देखता रहता है। एक दिन कक्षा में सब लड़के लड़कियां आ गए। पूरा क्लास खचाखच भरा हुआ था। कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। उस दिन विशाल भी थोड़ा सा लेट आया था। उसके पास वाली एक सीट खाली थी। तभी श्रद्धा और गीता क्लास में घुसी और बैठने के लिए इधर उधर देखने लगीं। गीता को सामने वाली रो में एक सीट खाली मिल गई। वह वहीं बैठ गई। विशाल ने अमन की तरफ देखा। अमन पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब विशाल के पास वाली सीट खाली हो गई और श्रद्धा विशाल के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। विशाल के दिल में हलचल होने लगी। वह खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। आज वह मन ही मन सोच रहा था श्रद्धा से बात करने को मिलेगा। वह बात करने का बहाना ढूंढने लगा। विशाल ने श्रद्धा पर सरसरी नज़र डाली। श्रद्धा अपनी किताबों में कुछ ढूंढने में व्यस्त थी। विशाल ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर लहलहाती लट विशाल को बहुत ही प्यारी लगी। वह उसे एकटक देखने लगा। थोड़ी देर रुकने के बाद विशाल ने खुद ही अपना परिचय दिया। मेरा नाम विशाल है और तुम्हारा क्या नाम है? श्रद्धा ने धीरे से कहा। श्रद्धा। विशाल ने पूछा, तुमने फिजिक्स के पूरे नोट्स बना लिए हैं? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नोट नहीं बना पाया। श्रद्धा ने कहा, मेरा काम पूरा है, कल तुम कॉपी ले लेना। इस तरह धीरे धीरे श्रद्धा और विशाल की बातों का सिलसिला चल निकला। विशाल श्रद्धा से बहुत सारी बातें करना चाहता था। इतने में ही सर आ गए और उन लोगों को पढ़ाने लगे। अगले दिन श्रद्धा अपने फिजिक्स के नोट्स लेकर आ गई। श्रद्धा ने विशाल को अपनी कॉपी दे दी। विशाल ने श्रद्धा से कॉपी ले ली और उसे अपने पास बैठने का इशारा कर दिया। श्रद्धा और गीता दोनों ही विशाल के पास बैठ गईं। धीरे धीरे तीनों में बातचीत होने लगी। साथ ही में पढ़ते भी रहे। विशाल ने उन्हें देखा। वह बातचीत करने में बड़ी सलीके से बोलती है। जितने सलीके से श्रद्धा बोलती है उतनी ही लापरवाह और मजाकिया गीता है। उसे बात बात पर हंसी आती है। श्रद्धा उसे बार बार डांटती है। अमन गीता को देखने लगता है। श्रद्धा बताती है उसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। विशाल बताता है उसकी मैथ अच्छी है, वह श्रद्धा की मदद कर सकता है। तब गीता कहती है क्यों ना हम चारों लोग एक साथ बैठकर ही पढ़ें, जिससे हमारी बातचीत भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। श्रद्धा ने गीता को आंखें दिखाईं, पर सब लोगों को गीता का प्रस्ताव अच्छा लगता है और वे सब लोग एक साथ पढ़ाई करने के लिए राजी हो गए। श्रद्धा कहती है तुम मेरी मदद कैसे करोगे? हम कहाँ बैठकर पढ़ेंगे? वह गार्डन है ना सामने वाला, हम लोग वहीं बैठकर पढ़ लेंगे। गीता ने कहा फिर ठीक है, कल से हम लोग क्लास के बाद उस पेड़ के नीचे जाकर डाइट क्लियर कर लेंगे, ठीक है? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक पीरियड ओवर हो गया और तीनों ही अपने अपने घर की तरफ चल दिए। गीता और श्रद्धा अपने अपने घर जाने लगे। अमन को देखकर गीता ने हाथ हिला दिया। विशाल ने अमन का हाथ पकड़ा और कहा वाह बच्चों, ये सब क्या हो रहा है? अमन ने कहा चलो कॉफ़ी हाउस में चलकर बताते हैं। कॉफ़ी हाउस में पहुंचकर दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर की और विशाल अमन को शुरू से लेकर आज तक की सारी बात बताने लगा। उसने कहा उसे गीता की हंसी ही बहुत अच्छी लगती है। हम केवल दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नवंबर का महीना है, धूप में ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है। अमन और विशाल गार्डन में घने पेड़ के नीचे बैठे हैं। श्रद्धा और गीता भी वहीं बैठी हैं। तभी एक कबूतर अमन के ऊपर पोटी कर देता है। उसे देखकर तीनों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। गीता अमन को बहुत अच्छी लगती है। अमन वहाँ से उठकर अपने हाथ को नल पर जाकर साफ करता है
और फिर तीनों के पास आकर बैठ जाता है। ये सारे सवाल लगाने में व्यस्त हैं, पर अमन सवाल लगाने की बजाय गीता को छेड़ रहा है। उसको गीता की तरफ देखते देखकर विशाल की नज़र उस पर पड़ जाती है। अमन विशाल को देखकर मुस्कुरा देता है। इस तरह हंसी मजाक में साल कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कभी वह कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं, कभी पुस्तकालय में मिलते हैं और कभी कॉलेज के गार्डन में। ये चारों साथ साथ जाते हैं और साथ साथ आते हैं। आज चारों का रिजल्ट आने वाला है। विशाल और श्रद्धा की फर्स्ट और सेकंड रैंक आई है। गीता और अमन जैसे तैसे ले देकर पास हो गए हैं। अमन इसी खुशी में चारों को पार्टी देता है। चारों कॉफ़ी हाउस पहुंच जाते हैं। कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीकर वे अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। हंसते खेलते दिन निकलने लगते हैं और कैसे 2 साल निकल जाते हैं उन चारों को पता ही नहीं चलता। इस साल उनका 3rd ईयर है। वे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। विशाल पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। श्रद्धा भी बहुत मेहनती लड़की है। इतने दिनों में विशाल ने श्रद्धा से कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही। श्रद्धा हमेशा अपनी सहेली गीता के साथ रहती थी, लेकिन आज गीता अमन को कॉफ़ी शॉप में अकेली मिल जाती है। गीता को देखकर अमन उससे कॉफ़ी पीने की गुजारिश करता है। गीता मान जाती है और दोनों टेबल पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। अमन पूछता है, श्रद्धा कहाँ है? गीता बताती है, आज उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह सुबह में नहीं आई। उसने कहा वह 4 बजे पुस्तकालय में आएगी, उसे कुछ किताबों की ज़रूरत है। अमन कहता है, गीता मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब तक विशाल भी वहाँ आ जाता है। विशाल गीता को अकेले देखकर श्रद्धा के बारे में पूछता है। गीता विशाल को भी वही बताती है जो उसने अमन को कुछ देर पहले बताया था। दिसंबर का महीना है और हवा में ज़्यादा ठंड भी। दिन भी जल्दी से ढल जाता है, इसलिए गीता श्रद्धा का इंतज़ार करने के बाद वहाँ से चली जाती है। अमन और विशाल भी अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। पहुंचकर विशाल चाय नाश्ता करके अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। विशाल के दिमाग में विचार आने लगता है कि कहीं श्रद्धा की दादी की तबीयत ज़्यादा तो ख़राब नहीं है। विशाल सोचता है, जैसे ही सुबह होगी मैं श्रद्धा के घर जाकर देखेगा। वह सोचते सोचते ही कब नींद के आगोश में चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता और सुंदर सुंदर सपने बुनने लगता है। विशाल सुबह जल्दी उठ जाता है। बाहर बहुत सर्दी है, घना कोहरा पड़ रहा है। विशाल जल्दी जल्दी से तैयार होने लगता है। विशाल की मम्मी उसे तैयार होती देखती हैं तो उससे पूछती हैं, कहाँ जा रहा है? विशाल कहता है उसे बहुत ज़रूरी काम है। मम्मी चाय का कप लाकर विशाल को थमा देती है। विशाल जल्दी जल्दी चाय ख़त्म कर श्रद्धा के घर की तरफ निकल जाता है। श्रद्धा का घर शहर से दूर एकांत जगह पर है। श्रद्धा के सामने छोटा सा बगीचा है। बगीचे में तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं, कुछ पौधों में फूल भी आ रहे हैं। विशाल वहाँ जाकर एक घर के सामने खड़ा हो जाता है। घर के सामने बगीचे में एक बूढ़े बाबा पेड़ों को पानी दे रहे हैं। विशाल उनसे पूछता है, श्रद्धा का घर कौन सा है? बूढ़े बाबा विशाल को अंदर आने को कहते हैं और घर की तरफ मुँह करके ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, बिट्टू देख, तेरे कॉलेज से कोई तुझसे मिलने आया है। श्रद्धा लाल गाउन में बाहर निकलती है। वह परी की तरह लग रही है। श्रद्धा के बाबा श्रद्धा को प्यार से बिट्टू कहते हैं। विशाल को देखकर श्रद्धा खुश हो जाती है। वह विशाल को घर के अंदर ले जाती है और ड्राइंग रूम में बैठा देती है। विशाल श्रद्धा से उसकी दादी की तबीयत के बारे में पूछता है। श्रद्धा बताती है, कल दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस कारण वह कॉलेज नहीं आ सकी। अब दादी ठीक है। दीवार पर लगी फ़ोटो को देखकर विशाल पूछता है, ये कौन है? श्रद्धा बताती है, उसके मम्मी पापा हैं जो दिल्ली में रहते हैं। पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें रोज़ कहीं ना कहीं जाना रहता है। उसकी मम्मी भी पापा के साथ जाती हैं। मम्मी पापा दोनों के काम करने की वजह से वह अकेले घर पर रह जाती थी, इसलिए मम्मी ने उसे दादा दादी के पास भेज दिया। उसको ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं है, इसलिए वह स्कूल में साधारण बच्चों की तरह से रहती है। श्रद्धा के दादा दादी विशाल को देखकर खुश हुए। उन्होंने विशाल से कहा, तुम्हारे आने से हमारे घर में अच्छा लगने लगा है, तुम जल्दी जल्दी घर आ जाया करना। विशाल को दादा दादी से मिलकर अपने दादा दादी याद आ गए। वह दिल्ली में अपने दादा दादी के पास रहा करता था। दादा दादी उसे बहुत प्यार करते थे। जब श्रद्धा के दादा ने विशाल के सर पर प्यार से हाथ रखा तो विशाल की आंखों में आंसू छलछला उठे। उसने बढ़कर दादाजी के पैर छुए। दादाजी ने उसे गले से लगा लिया। चाय नाश्ता करके वह दादा दादी से विदा लेकर विशाल कॉलेज के लिए निकल गया। दादी ने कहा, बेटा खाना खाकर कॉलेज चले जाओ, पर विशाल ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और साइकिल लेकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा के थपेड़े शरीर में कांटों की तरह चुभ रहे थे। आधे पौन घंटे में विशाल अपने कॉलेज पहुंच गया।
कॉलेज के गेट पर ही उसे अमन मिल गया और अमन ने उससे कहा, यार तू सुबह सुबह कहाँ चला गया था? मैं तेरे घर गया था, आंटी ने कहा वह कॉलेज गया है। अरे यार सांस तो लेने दे, विशाल ने कहा। ले 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 ले, विशाल ने प्यार से कहा दादी को देखने। बता कहाँ गया था? अमन यार मैं श्रद्धा के घर गया था। उसकी दादी की तबीयत अब कैसी है? विशाल से अमन ने पूछा। विशाल ने कहा ठीक है। अगले दिन उन्हें सामने से श्रद्धा और गीता आती दिख गई। गीता ने गुलाबी कलर का कुर्ता सफ़ेद सलवार में सफ़ेद दुपट्टा डाल रखा था। गीता दोनों को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलना नहीं है क्या? यहीं ही खड़े रहोगे? क्लास शुरू हो जाएगी, फिर तो वैसे भी तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। छुट्टी की बात सुनकर विशाल का कलेजा धक से रह गया। उसने मन में सोचा, भगवान किसी तरीके से छुट्टी रोक दो। मुझे तो एक इतवार भी भारी पड़ जाता है। अगर 15 दिन श्रद्धा को ना देखा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। उसने कहा, तुम लोग क्लास में जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं आज यहीं पर बैठूंगा। विशाल को बैठा देखकर अमन रुक गया। अमन को देखकर गीता रुक गई और गीता के साथ श्रद्धा रुक गई। श्रद्धा ने कहा, विशाल मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। बताओ क्या बात है? कुछ तो बताओ। हम सब मित्र हैं, हमें अपनी परेशानी एक दूसरे को बतानी चाहिए। विशाल ने कहा, श्रद्धा मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था। श्रद्धा और विशाल को बातें करता देख गीता और अमन उन्हें अकेला छोड़कर कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। विशाल कहता है, मैं जो कहना चाहता हूँ तुम समझ जाओगी श्रद्धा? श्रद्धा मासूमियत से कहती है, अगर तुम समझाना चाहोगे तो मैं समझने की कोशिश करूँगी। विशाल ने बताना शुरू किया। उसने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, हमारी दोस्ती भी हो गई। हम 2 साल से दोस्त बनकर भी रहे, पर अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ये सोचता हूँ कि जब कॉलेज बंद हो जाएगा और मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा तो मेरा क्या होगा। मुझे अभी से घबराहट होने लगती है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वह श्रद्धा के दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। श्रद्धा आंखें नीचे करके सब सुनती रहती है। श्रद्धा धीरे से कहती है, मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती थी। मैं मन ही मन तुमसे बहुत, इतना कहकर वह अपनी आंखें विशाल के सामने झुका लेती है। अब श्रद्धा और विशाल भूल गए थे कि वे कॉलेज के गार्डन में बैठे हैं। श्रद्धा ने धीरे से उसके कंधे पर सिर टिका दिया। तब तक गीता और अमन भी आ गए। अमन ये क्या हो रहा है? दोनों सकपकाकर अलग हो गए। अमन ने कहा, कल से कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर हम लोग कैसे रहेंगे? गीता ने कहा, यह डर तो मुझे भी था, कल से कॉलेज बंद हो जाएगा, हम कहाँ मिलेंगे? श्रद्धा ने कहा, मेरे घर पर मिलो, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ शोरगुल भी नहीं है। तुम लोगों के आने से दादा दादी भी खुश हो जाएंगे, हम सब वहाँ मिल भी लेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर लेंगे। सभी को श्रद्धा की बात जच गई। अगले दिन गीता, अमन और विशाल सुबह 10 बजे श्रद्धा के घर आ गए। श्रद्धा के दादाजी उन्हें गार्डन में ही मिल गए। दादी जी ने सबके लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाया था कि करके चारों रूम में बैठ गए। अमन ने विशाल से कहा, यार तूने तो अपने दिल की बात कर दी, मैं भी अपने दिल की बात गीता को बताना चाहता हूँ। विशाल ने कहा, फिर देर किस बात की है, आज ही बता दो। अमन ने जब अपने दिल की बात गीता को बताई तो वह हंसने लगी। उसने कहा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, पढ़ाई करो, ज़्यादा मजनू बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ केवल पढ़ाई करने आए हैं, केवल पढ़ाई करेंगे हम, केवल दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझ आ गया? अमन अपना मुंह लटकाकर विशाल के पास आया और विशाल को सब बता दिया। विशाल ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और ये सब पढ़ने लगे। अमन का मूड खराब हो गया था, वह वहाँ से चला गया। अमन को जाता देखकर पता नहीं क्यों गीता को खराब लगने लगा। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और सोच रही थी पता नहीं उसने सही किया या नहीं। इसी उधेड़-बुन में पूरा दिन निकल गया और सभी अपने अपने घर चले गए। गीता को अपने घर पहुंचकर रात भर नींद नहीं आई। उसे पिछली पुरानी सारी बातें पिक्चर की तरह दिमाग में चलने लगीं। उसे याद आया कैसे सारे टाइम अमन उसके आसपास ही घूमता रहता है, उसकी सब अच्छी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब उसने ध्यान से सोचा तब उसे अमन दुनिया का सबसे प्यारा लड़का लगा। उसने सोचा कल वह जाकर सबसे पहले अमन से माफ़ी मांगेगी। अगले दिन गीता श्रद्धा के घर गई। माँ विशाल भी था लेकिन अमन नहीं आया। गीता का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने विशाल से पूछा, अमन क्यों नहीं आया? विशाल ने कहा, वह किसी काम से लखनऊ गया है,
कुछ दिनों में आ जाएगा। थोड़ी देर रुकने के बाद गीता अपने घर चली गई और कमरे में केवल श्रद्धा और विशाल रह गए। श्रद्धा पढ़ने में बहुत होशियार थी, बस थोड़ा सा गणित में कमज़ोर थी। गणित में उसकी मदद विशाल कर देता था। विशाल के आने से दादा दादी को भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे सर्दी की छुट्टियां ख़त्म हो गईं और अगले दिन कॉलेज खुलने वाला था। अगले दिन गीता श्रद्धा के साथ कॉलेज आ गई। विशाल भी था। तीनों ग्राउंड में मिले। विशाल के पापा ने उसे नई बाइक खरीद दी थी। विशाल अपनी बाइक श्रद्धा व गीता को दिखा रहा था कि तभी गीता ने विशाल से पूछा, अमन अभी वापस नहीं आया? विशाल ने कहा, उसका फ़ोन आया था, वह दिल्ली में ही रहेगा, उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। उसके पापा कह रहे थे कि वह पेपर भी नहीं देगा। उसने दिल्ली में कपड़े की दुकान खोल ली है, उसकी दुकान अच्छी चल रही है। अब वह दिल्ली में ही सेटल होने की सोच रहा है। गीता यह सुनकर अनमनी हो जाती है। उसे सारी गलती अपने ही मालूम होती है। श्रद्धा के लाख रोकने के बावजूद घर की तरफ निकल जाती है। श्रद्धा कॉलेज में रह जाती है। विशाल कहता है, तुम चिंता मत करो, गीता को जाने दो, मैं तुमको अपनी बाइक से छोड़ दूंगा। श्रद्धा रुक जाती है। अब विशाल और श्रद्धा कॉलेज में क्लास अटेंड करने की बजाय बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। विशाल बाइक स्टार्ट करता है और श्रद्धा विशाल का कंधा पकड़कर बैठ जाती है। रास्ते में विशाल उसको अपने बचपन के दादा दादी की, मम्मी पापा की बातें बताता रहता है। श्रद्धा विशाल की बातें सुनकर खुश होती है। शाम होने पर वे एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। फिर विशाल श्रद्धा को उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन श्रद्धा के लाख कहने के बावजूद भी गीता कॉलेज नहीं आती है। श्रद्धा अकेले ही कॉलेज आती है। विशाल उसको अकेला देखकर गीता के बारे में पूछता है। वह बताती है, जब से अमन गया है उसने खाना पीना, हंसना बोलना सब छोड़ दिया है। पर उसने ही तो अमन को मना किया था, विशाल कहता है। भूल थी, उसे अपना प्यार समझ नहीं आया, श्रद्धा कहती है। कहीं तुम भी ना मेरा प्यार भूल जाना, विशाल कहता है। श्रद्धा दुखी होकर कहती है, अब हम सब कर ही क्या सकते हैं। विशाल कहता है, कुछ टाइम इंतज़ार करो, सब ठीक हो जाएगा। गीता और अमन के न रहने से उन दोनों को भी कॉलेज में खालीपन लगने लगता है। कॉलेज में पेपर शुरू हो जाते हैं। श्रद्धा, विशाल और गीता पेपर देते हैं। गीता पेपर देना नहीं चाहती है, पर श्रद्धा के समझाने पर वह पेपर देने के लिए तैयार हो जाती है। विशाल गीता को देखकर दुखी हो जाता है। कैसी हंसने खिलखिलाने वाली गीता आज बीमारों जैसी लग रही है। उसे अमन पर बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचता है वह अमन से बात करेगा। शाम को विशाल अमन के घर पहुंच जाता है। अमन के घर पर पहुंचकर अमन की मां से अमन का फ़ोन नंबर लेकर वहीं बरामदे में बात करना शुरू कर देता है। विशाल को लगता है उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, पर दरवाजे से पीछे खड़ी उसकी मम्मी सब सुन लेती हैं। विशाल अमन से कहता है, यार ये क्या पागलपन है, तुमने पढ़ाई छोड़ दी, पेपर छोड़ दिए और गीता को भी छोड़ दिया। एक बार आकर देख तो लो उसकी कैसी हालत हो गई है। उसे अपनी गलती का एहसास है। वह तुम्हें चाहती थी पर कभी महसूस नहीं कर पाई। अब उसकी हालत देखी नहीं जाती है। उधर फ़ोन पर अमन परेशान होने लगता है। उसकी मम्मी अमन और विशाल की बातें सुन रही थी। जब विशाल बात करके जाने लगता है तब अमन की मम्मी विशाल को रोक लेती हैं और विशाल से पूरी बात करती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा घर से इतनी दूर क्यों है। शाम को वह अमन के पापा से बात करती हैं। अमन के पापा विशाल के बताए पते पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको गीता के पापा मिल जाते हैं। गीता के पापा अमन के पापा बचपन के दोस्त हैं। अमन के पापा गीता के पापा से गीता का हाथ मांग लेते हैं। गीता के पापा भी शहर तैयार हो जाते हैं। अमन के पापा बताते हैं अमन 6 महीने से दिल्ली में है। उसने पढ़ाई छोड़कर कपड़े की दुकान खोल ली है। उसका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा है। वह अपना और गीता का खर्च आराम से उठा सकता है। गीता के पापा गीता की तरफ देखते हैं। उसका चेहरा खुशी और शर्म के मारे लाल हो जाता है। अगले दिन अमन की मम्मी अमन को कॉल करके बुला लेती हैं। वे अमन को बताती हैं, इसी शुक्रवार को तुम्हारी और गीता की सगाई है, तुम जल्दी से आ जाओ। अमन तीर की रफ्तार से दिल्ली से लखनऊ वापस आ जाता है। सबसे पहले आकर विशाल से मिलता है। विशाल अमन को गले से लगा लेता है। अमन आज बहुत खुश है, कल उसकी सगाई है। ये दोनों बाइक पर बैठकर घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में अमन कहता है, यार मेरी तो लाइफ सेट हो गई, अब तू भी अपने मम्मी पापा और श्रद्धा के दादा दादी से बात कर ले। विशाल कहता है, उनसे कल ही बात करेगा। आज अमन और गीता की सगाई है। गीता लाल जोड़े में परी की तरह लग रही है। उसके पड़ोस में गुलाबी कलर का लहंगा पहने श्रद्धा बैठी है। श्रद्धा का रूप आज कुछ ज़्यादा ही निखर गया है। विशाल की मम्मी कहती हैं, तेरे दोस्त ने शादी कर ली है,
अब तू भी शादी कर ले। विशाल श्रद्धा की तरफ उंगली उठाकर कहता है, ऐसी लड़की ढूंढ सके तो ढूंढ दो, मैं शादी कर लूँगा। विशाल की मम्मी विशाल का इशारा समझ जाती हैं। वह श्रद्धा की दादी से मेलजोल बढ़ाने के लिए उनके पास आकर बैठ जाती हैं। बातों बातों में श्रद्धा और उसके परिवार वालों के बारे में पूछती हैं। विशाल अपनी माँ को दादी से बात करता देख श्रद्धा को इशारा करता है। वह इशारे में बताता है बहुत जल्दी ही वह उसको अपने घर ले आएगा। अभी डीजे पर गाना बजने लगता है और सभी लोग मिलकर नाचने गाने लगते हैं। अमन गीता को अंगूठी पहनाकर हमेशा के लिए अपने मन मंदिर में स्थापित कर लेता है और गीता अमन को अंगूठी पहनाकर जोर से उसका हाथ थाम लेती है। हाथ थामकर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। गीता आंखों ही आंखों में अमन से माफ़ी मांगती है। अमन आंखों ही आंखों में उसे क्षमा करके मुस्कुरा देता है। अब डीजे पर गाना बजने लगता है। सब लोग नाचने गाने लगते हैं। विशाल की माँ को श्रद्धा बहुत प्यारी लगती है। वह विशाल का इशारा समझ जाती है और श्रद्धा की दादी के पास जाकर बैठ जाती है। बातों ही बातों में भी श्रद्धा की मम्मी पापा भाई बहन के बारे में दादी से पता करती हैं। श्रद्धा की दादी बताती हैं विशाल बहुत ही सीधा तथा नेक बच्चा है। श्रद्धा के दादाजी विशाल को बहुत चाहते हैं। वह कभी कभी हमारे घर भी आता जाता रहता है। विशाल की माँ श्रद्धा की दादी से बातें करती रहती हैं। अमन के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। वह गीता को बार बार देख रहा है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रहा है। वह अपने प्यार को पाकर बहुत खुश है। वे चारों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। गीता बहुत भारी भरकम लहंगा पहने हैं और ढेर सारे गहने पहने हैं। उसे इतने सारे गहने पहनकर खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसकी दिक्कत को समझकर श्रद्धा उसे खाने में मदद करने लगती है। अमन यह देखकर हंसने लगता है। गीता मुंह फुला लेती है। सगाई की रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर आकर विशाल की माँ सोचने लगती हैं श्रद्धा के माता पिता तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। वे श्रद्धा की शादी पता नहीं उसके बेटे से करेंगे भी या नहीं। सोचते सोचते पूरा दिन बीत जाता है। शाम को जब विशाल के पापा काम से घर आते हैं तो श्रद्धा की माँ विशाल के पापा को सारी बात सच सच बता देती हैं। विशाल के पापा ने यह सुना तो वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने खुशी में कहा, वाह मेरा बेटा जवान हो गया है। उसे जो लड़की पसंद है मैं उसके माँ बाप से बात करूँगा और उसी लड़के से उसकी शादी करवा दूँगा। तुम टेंशन मत लो। विशाल की माँ कहती हैं वह लोग बहुत अमीर हैं, पता नहीं हमारे बेटे की शादी अपनी बेटी से करेंगे या नहीं। विशाल के पापा कहते हैं क्यों नहीं करेंगे, हमारा बेटा लाखों में एक है। विशाल की मम्मी मन में हजारों अरमान सजोए पता नहीं कब सो गईं। विशाल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह अब नौकरी करने के चक्कर में इधर उधर फार्म भी डाल रहा था। तभी उसे एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में टीचर की जॉब मिल गई। 10-15 हज़ार महीने के मिलने लगे। विशाल खुश था। उसने श्रद्धा को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। श्रद्धा ने नीले रंग का सूट पहन रखा था। विशाल की नौकरी लगने पर वह बहुत खुश थी। वह चाहती थी विशाल अपनी प्रतियोगिता परीक्षा भी देता रहे। सूरज डूब रहा था। श्रद्धा ने विशाल से कहा, तुम अपनी मम्मी से बात करो, वे आकर दादाजी से मेरा हाथ मांग लें। अब मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। विशाल ने कहा, तुम चिंता मत करो, जल्दी मम्मी पापा तुम्हारे दादा दादी से बात करेंगे। अरे मैं तो भूल ही गई। श्रद्धा ने कहा, हफ्ते भर बाद गीता की शादी है, तुमने शादी की कुछ तैयारियां की हैं? विशाल ने कहा, मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं। तो चलो अभी चलते हैं, श्रद्धा ने कहा और दोनों वहाँ से उठकर बाजार की तरफ निकल जाते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है। आज अमन की शादी गीता से है। गीता लाल जोड़े में परी सी लग रही है। एक बार तो उसकी सुंदरता को देखकर अमन पलक झपकाना भूल जाता है। गीता को देखकर अमन मुस्कुराने लगता है। गीता भी धीरे से मुस्कुरा देती है। अमन और गीता शादी के बंधन में बंध जाते हैं। श्रद्धा के दादा दादी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। विशाल की मम्मी पापा भी अमन और गीता को आशीर्वाद देते हैं। विशाल के पापा श्रद्धा को देखकर खुश होते हैं। उन्हें विशाल और श्रद्धा की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है। वह मन ही मन सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने बेटे की शादी इस लड़की से करके ही रहेंगे। विशाल और श्रद्धा डीजे पर नाचने लगते हैं। गाना बजने लगता है। गीता की शादी की सभी रस्में हो जाती हैं और गीता हंसी खुशी उनके घर से विदा हो जाती है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। विशाल श्रद्धा को फ़ोन करता है, आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तुम्हारे दादा दादी को बता देना। श्रद्धा दादा दादी को बताती है। दादी खुश हो जाती हैं। वह दादाजी से बात करती हैं। दादाजी कहते हैं
पहले श्रद्धा के पापा से बात कर लें तो अच्छा रहेगा। दादाजी श्रद्धा के पापा को फ़ोन लगाते हैं। श्रद्धा के पापा फ़ोन उठाते नहीं हैं। 2-3 बार फ़ोन जब नहीं उठता तो दादी जी कहती हैं, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेना, अभी वह बिजी होगा। दादी विशाल के मम्मी पापा के स्वागत की तैयारी में जुट जाती हैं। शाम को विशाल के मम्मी पापा आते हैं। दादा दादी से बात करते हैं। दादा विशाल के पापा से श्रद्धा के पापा से बात करने को कहते हैं। दादाजी श्रद्धा के पापा का नंबर विशाल के पापा को दे देते हैं। विशाल के पापा श्रद्धा के पापा को फ़ोन लगाते हैं। श्रद्धा के पापा हेलो बोलते हैं। विशाल के पापा कहते हैं, भाई साहब थोड़ा सा समय निकाल लो, मुझे बच्चों के बारे में बात करनी है। कौन से बच्चे? श्रद्धा के पापा पूछते हैं। विशाल के पापा बताते हैं श्रद्धा और विशाल के बारे में। श्रद्धा के पापा कल लखनऊ आने की बात कहकर फ़ोन काट देते हैं। विशाल के मम्मी पापा चाय नाश्ता करके घर की तरफ निकल जाते हैं। श्रद्धा के मम्मी पापा अगली सुबह लखनऊ पहुंच जाते हैं। दादा दादी अपने बेटे बहू को देखकर खुश होते हैं। तभी वह पूछते हैं, कल कौन बात कर रहा था? दादाजी बताते हैं वे विशाल के पापा थे। विशाल और श्रद्धा प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। श्रद्धा के पापा विशाल के बारे में पूछे तो दादाजी सब कुछ सच सच बता देते हैं। श्रद्धा के पापा गुस्सा हो जाते हैं। वे कहते हैं, इतने गरीब लड़के से शादी नहीं करेंगे, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन और कहाँ वो। वे श्रद्धा को खींचते हुए कार में बिठा लेते हैं और दिल्ली निकल जाते हैं। दादी रोती रह जाती हैं। श्रद्धा चिल्लाती है पर पापा जी का दिल नहीं पसीजा। श्रद्धा के पापा ज़बरदस्ती श्रद्धा को दिल्ली ले जाते हैं। वे दादा दादी की एक भी बात नहीं सुनते हैं। घर आकर वह श्रद्धा को समझाते हैं, बिटिया वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम महलों की रहने वाली, उसके साथ अभावों में ना रह सकोगी। श्रद्धा मम्मी पापा की कोई भी बात सुनने से इनकार कर देती है। श्रद्धा के पापा उसको कमरे में बंद कर देते हैं। मम्मी उसका फ़ोन ले लेती है। दादाजी श्रद्धा को फ़ोन करते रहते हैं पर श्रद्धा की मम्मी फ़ोन उठाती ही नहीं है। थक हार कर वह भी बैठ जाती हैं। विशाल श्रद्धा को फ़ोन लगाता रहता है पर श्रद्धा उठाती नहीं है। विशाल 30-40 बार ट्राई करता है, उसके मन में कुछ शंका होती है। वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद श्रद्धा के दादाजी के घर पर पहुंच जाता है। श्रद्धा के दादाजी उसे बाहर ही मिल जाते हैं। बरामदे में दादी जी भी उदास बैठी हैं। विशाल दादाजी के पैर छूकर दादी के पास बैठ जाता है। विशाल कहता है, दादी श्रद्धा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? श्रद्धा के दादाजी विशाल को सारी बात बता देते हैं। विशाल को यह सुनकर ठेस लगती है, वह उदास हो जाता है और चुपचाप उठकर अपने घर जाने लगता है। दादाजी कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विशाल घर पर आकर अपने कमरे में लेट जाता है। विशाल की मम्मी कमरे में आती हैं। वे विशाल को ऐसे उदास देखकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछती हैं। वह कहती हैं, क्या श्रद्धा से कोई झगड़ा हुआ है? विशाल बताता है, श्रद्धा के पापा उसको ज़बरदस्ती दिल्ली ले गए हैं, वह उससे मेरी शादी नहीं करेंगे, मैं श्रद्धा के बगैर जी नहीं सकता। विशाल अपनी मम्मी के गले लग जाता है और रोने लगता है। माँ विशाल का सिर सहलाने लगती हैं। वह कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी और तुम्हारे पापा श्रद्धा के पापा से बात करेंगे। श्रद्धा के पापा मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। शाम को विशाल के पापा घर आते हैं। मम्मी उनसे बात करती हैं। विशाल के पापा गुस्सा हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं दादाजी से बात करूँगा। वे तुरंत श्रद्धा के दादाजी को फ़ोन करते हैं। वे कहते हैं, दादाजी ये सब क्या है? श्रद्धा के दादाजी कहते हैं, कुछ दिन रुक जाओ, मैं अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दादाजी के लाख समझाने के बावजूद भी श्रद्धा के पापा मानने को तैयार नहीं होते हैं। श्रद्धा को उन्होंने एक कमरे में बंद कर रखा है। श्रद्धा ने वहाँ खाना पीना छोड़ दिया। यह बहुत दुबली तथा बीमार सी दिखने लगी थी। दादा दादी ने उसे बचपन से पाला था, आज तक कभी डांटा तक नहीं था। आज पापा उस पर कितना चिल्लाते हैं। श्रद्धा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, दादाजी आ जाएं। 2 हफ्ते तक जब कोई बात नहीं हो पाती है तो दादी दादाजी के साथ में श्रद्धा को देखने दिल्ली चली आई। माँ वह श्रद्धा की हालत देखकर दुखी हो जाती हैं। वह अपने बेटे को डांटते हुए कहती हैं, रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। विशाल शरीफ और समझदार है, मैं उसको इतने समय से जानती हूँ, मैंने उसके मन में कभी भी लालच नहीं देखा। उसे तो अब तक पता ही नहीं था तुम इतने अमीर हो। श्रद्धा के पापा कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। तब दादी कहती हैं, जब श्रद्धा 1 साल की थी तब तुमने अपने काम के चक्कर में उसे मेरी झोली में डाल दिया था। अब वह 20 साल की है और बालिग है, उसे मेरे साथ भेज दो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी।
वह मेरी पोती है, तुम्हारी बेटी नहीं है। आज तक तो उसे कभी देखा भी नहीं। अब तुम उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। उसे कमरे से बाहर निकालो, वरना मैं अभी तुम्हें छड़ी से पीट दूंगी। श्रद्धा के पापा दादा दादी का रुद्र रूप देखकर सहम जाते हैं। श्रद्धा के पापा श्रद्धा का कमरा खोल देते हैं। श्रद्धा रोते हुए भाग कर आती है और दादी के गले लग जाती है। दादी कहती हैं, क्या हाल बना दिया तूने मेरी फूल सी बच्ची का। अगर यही ना रही तो किसको अपना धन दौलत दोगे। अब मेरी पोती 1 मिनट भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। मैंने दुनिया देखी है और दुनिया के बेस्ट लड़के से उसकी शादी करूंगी। अभी तक तो तुमने इसकी तरफ देखा भी नहीं, अब तुम इसके पापा बन रहे हो, इसे अपना पैसा दिखा रहे हो। नहीं लेना इसे तुम्हारा पैसा। चल बेटी, तुम मेरे साथ चल। दादा दादी श्रद्धा को गाड़ी में बिठा लेते हैं। श्रद्धा की मम्मी और पापा खड़े खड़े मुंह देखते रह जाते हैं। घर पहुंचकर दादी कहती हैं, अभी विशाल के पापा को फ़ोन करो, मैं आज ही श्रद्धा की शादी विशाल से कर दूंगी। यहाँ आकर वे विशाल के पापा को फ़ोन करते हैं। विशाल के पापा, मम्मी तथा विशाल सब श्रद्धा के घर पर पहुँच जाते हैं। श्रद्धा की दादी विशाल के पापा से दोनों बच्चों की शादी करने को कहती हैं। विशाल के पापा मना कर देते हैं। वे कहते हैं, जब तक श्रद्धा के मम्मी पापा तैयार ना हो जाएं, तब तक मेरे बच्चा शादी नहीं करेंगे। वे कहते हैं, अपने मम्मी पापा को दुख पहुंचाकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। श्रद्धा के पापा श्रद्धा को बहुत चाहते हैं, इसलिए यह भी ऐसा सोच रहे हैं। वह दादाजी से कहते हैं, अभी विशाल की उम्र ही क्या है, अभी हम लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे। वे अपना करियर बनाएंगे और अपने पापा को प्रूव कर दिखाएंगे। विशाल पढ़ा लिखा काबिल होनहार लड़का है, वह कुछ ना कुछ ज़रूर ही कर लेगा जिससे वह श्रद्धा को ऐसे माहौल में रख सके जिससे उसको कोई तकलीफ़ ना हो। मैं अपने बेटे की पूरी मदद करूँगा। श्रद्धा के दादाजी विशाल के पापा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं, यदि बच्चे ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, पर यह कोई गलत कदम ना उठाएं। विशाल के पापा कहते हैं, मैं केवल बिटिया को मांगने आया था, ले तो तभी जाता जब मेरा बेटा खुद इसका खर्च उठाने लायक हो जाता। कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश भगवान ने चाहा तो ज़रूर कामयाब होगी। दादाजी कहते हैं, रुपये पैसे से बेबी विशाल की मदद कर देंगे, पर विशाल दादाजी से केवल आशीर्वाद मांगता है। विशाल के मम्मी और दादी ये सुनकर खुश होती हैं। विशाल की मम्मी दादी से कहती हैं, बिटिया बहुत बीमार लग रही है, इसका ख्याल रखना, और श्रद्धा को गले लगा लेती हैं। श्रद्धा की दादी दोनों के सर पर हाथ रखती हैं। तब विशाल की मम्मी श्रद्धा की दादी से हाथ जोड़कर कहती हैं, जब तक बच्चे अपने आप को प्रूफ ना कर लें, तब तक ये मेरी अमानत समझकर अपने पास रखिएगा। फिर मैं धूमधाम से इसको अपने घर ले जाऊंगी। सब लोग चले जाते हैं। कुछ देर बाद श्रद्धा के मम्मी पापा आ जाते हैं। श्रद्धा की मम्मी दादी से कहती हैं, बिटिया की जिद मानना इतना भी ठीक नहीं है कि वह अपने मम्मी पापा को ही अपना दुश्मन समझे। दादी कहती हैं, तुम लोग चिंता मत करो, बिटिया तुम्हें बताए बगैर कुछ ना करेगी। विशाल ने इससे शादी करने का इरादा कुछ समय के लिए टाल दिया है। मैं तो चाहती थी वह इससे शादी कर ले और इसे विदा करके ले जाए, पर विशाल तुम्हारे आशीर्वाद के बिना इसे नहीं ले जाएगा। पर तुम सोच लेना, जिस दिन उसने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया, उसी दिन वह उसकी हो जाएगी। श्रद्धा के पापा कहते हैं, मुझे विशाल से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ही है ना। जिस दिन वह मामूली नौकरी छोड़कर अच्छा कमाने धमाने लगेगा, मैं खुद इसका हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। दादाजी श्रद्धा के मम्मी पापा को समझाते हैं। श्रद्धा के पापा दादाजी से अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं। दादाजी अपने बेटे को क्षमा कर देते हैं। श्रद्धा की मम्मी कहती हैं, जब विशाल को कुछ टाइम चाहिए था, तब तक हम लोग क्यों ना साथ साथ दिल्ली में ही रहें। दादाजी मना कर देते हैं। ज़्यादा तनाव और सोचने की वजह से श्रद्धा के पापा के सीने में दर्द होने लगता है। सब लोग उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर साहब ने बताया ये हार्ट अटैक था। तुम लोग सही समय पर अस्पताल आ गए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर श्रद्धा के पापा को अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। श्रद्धा विशाल को फ़ोन करती है। विशाल का पूरा परिवार भी वहां पहुंच जाता है। श्रद्धा के पापा 15 दिन अस्पताल में रहते हैं। विशाल पूरे टाइम उनके आसपास ही रहता है। वह दादा दादी और मम्मी को घर पर आराम करने भेज देता है और खुद श्रद्धा के साथ अस्पताल में रुकता है। श्रद्धा को लगता है सब उसकी वजह से हुआ है। वह रोने लगती है। उसे परेशान देखकर उसकी मम्मी उसे संभाल लेती हैं। धीरे धीरे पापा जी ठीक होने लगते हैं और आईसीयू से बाहर आ जाते हैं। श्रद्धा अपने पापा को जब देखती है तो खुशी के मारे उनके सीने से लग जाती है। डॉक्टर बताते हैं 10 दिन और अस्पताल में रहने के बाद उनकी छुट्टी कर दी जाएगी।
अब सब लोग घर चले आते हैं और केवल श्रद्धा की मम्मी श्रद्धा के पापा के पास रह जाती हैं। मम्मी पापा को बताती हैं विशाल तथा उसकी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। आज इतने दिनों से उन्होंने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, हमारे आसपास ही रहे। विशाल हमारी बिटिया के लिए बेस्ट लड़का है। श्रद्धा के पापा कुछ नहीं बोले। 10 दिन बाद श्रद्धा के पापा की अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है। श्रद्धा के पापा अपने मम्मी पापा से अपने साथ चलने को कहते हैं। बेटे की तबीयत खराब देखा दादा दादी दोनों ही दिल्ली चलने को राजी हो जाते हैं। श्रद्धा अपने पापा के साथ दिल्ली चली जाती है। अब पूरे लखनऊ में कहीं भी विशाल का मन नहीं लगता है। शाम को विशाल के पापा आते हैं और पूरी 30 लाख रुपए विशाल के हाथ में रख देते हैं। वे कहते हैं मैंने खेत बेच दिया, इन पैसों से तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। विशाल उन पैसों से एक छोटी सी कंपनी शुरू कर देता है। शाम को वह ये बात श्रद्धा को बताता है। श्रद्धा सुनकर खुश हो जाती है। वह कहती है खूब मन लगाकर काम करो। श्रद्धा कहती है विशाल तुम्हारी बहुत याद आती है। घर में सब ठीक ठाक है पर पापा थोड़े से कमज़ोर हो गए। पापा के साथ वह रोज़ काम संभालना सीख रही है। विशाल और श्रद्धा घंटों तक बात करते रहते। एक दिन विशाल के पास अमन का फ़ोन आता है। अमन कहता है यार तू कहाँ है, मैंने पूरा लखनऊ ढूंढ डाला, तू कहीं नहीं मिला। विशाल बताता है उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, अब बिजी रहता हूँ। विशाल पूछता है गीता कैसी है? अरे कैसी है, तू अंकल बनने वाला है। और वह इस समय पापा के पास लखनऊ में ही है। मैं भी आ गया हूँ, तू दिखाई नहीं दिया इसलिए फ़ोन किया। तू फ़ोन रख, मैं आ रहा हूँ, अमन ने खुश होते हुए कहा। दोनों दोस्त आज कई महीनों बाद मिल रहे हैं। वे अपनी बातों में मगन थे। आज इतने दिनों के बाद विशाल ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और दोनों दोस्त उस पर बैठकर लखनऊ की गलियों में घूमने निकल पड़े। वह हर एक पल को एंजॉय करना चाहते थे। शाम हो गई थी, दोनों घूम घाम के वापस आ गए। आज विशाल के चेहरे पर गजब की खुशी थी। इतने दिनों के बाद विशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मम्मी भी खुश थीं। आज उन्होंने कई महीनों बाद विशाल के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी। विशाल अपनी मम्मी को अमन और गीता के बारे में बताता है। विशाल की मम्मी अगले दिन गीता से मिलने का मन बना लेती हैं। अगले दिन विशाल की मम्मी गीता से मिलने गीता के घर जाती हैं। गीता उनको देखकर खुश होती है। अमन की मम्मी विशाल की मम्मी को बताती हैं कि कुछ दिनों बाद ही हम दोनों लोग दादी बनने वाले हैं। विशाल की मम्मी मुस्कुरा उठती हैं। गीता विशाल की मम्मी को चाय नाश्ता कराती है। फिर वह श्रद्धा विशाल के बारे में बात करती हैं। विशाल की मम्मी विशाल के बारे में गीता को बताती हैं। श्रद्धा दिल्ली में है, ये जानकर गीता को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती है। वह कहती है आंटी आप भरोसा रखो, विशाल बहुत अच्छा और मेहनती लड़का है, वह ज़रूर उन्नति करेगा। आंटी कहती हैं ऐसा ही हो, मुझे अब अपने बेटे की हंसी वापस चाहिए। अमन के आ जाने से अब विशाल भी खुश रहने लगा था। कभी कभी वह अपने कारखाने से जल्दी आ जाता है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। 1 महीना पंख लगाकर उड़ जाता है। आज सुबह सुबह ही अमन ने विशाल को फ़ोन कर दिया। उससे कहा तू जल्दी अस्पताल चल। विशाल ने कहा किसकी तबीयत खराब है? उसने कहा तू अस्पताल आ, वहीं बताऊंगा। विशाल गाड़ी निकालकर भागता हुआ अस्पताल पहुंच जाता है। माँ अमन के हाथ में एक नन्ही परी को देखकर बहुत खुश होता है। अमन बताता है ये नन्ही परी आज सुबह सुबह ही हमारे घर आई है और अपनी बिटिया को विशाल की गोद में देते हुए कहता है लो बिटिया, अंकल की गोद में खेल लो। विशाल बिटिया को देखकर बहुत खुश होता है। वह तुरंत ही जेब से फ़ोन निकालकर श्रद्धा को फ़ोन करता है। श्रद्धा से कहता है होने वाली आंटी जी मुबारक हो। श्रद्धा कहती है आज बड़े मजाक का मूड है, क्या बात है, क्यों इतना ज़्यादा खुश हो? तब विशाल बताता है आज अमन और गीता के यहाँ एक नन्ही परी आई है। अच्छा कैसी है बिटिया? विशाल कहता है बिल्कुल अपनी मम्मी गीता जैसी। श्रद्धा का भी बिटिया को देखने का मन करता है पर वह दिल्ली से ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं आ सकती है। विशाल कहता है बताओ कब आ रही हो बिटिया से मिलने के लिए? श्रद्धा कहती है बस फुर्सत मिलते ही। तब तक हॉस्पिटल की नर्स आ जाती है और बिटिया को विशाल की गोद से लेकर गीता के रूम में चली जाती है। जब बिटिया 1 महीना की हो जाती है तब अमन और गीता उसको लेकर दिल्ली वापस लौट जाते हैं। विशाल अपना सारा समय अपने काम में लगा देता है। समय बीतता रहता है। विशाल और श्रद्धा फ़ोन पर आपस में बातें करते रहते हैं। एक दिन श्रद्धा बताती है अमन की बिटिया बहुत प्यारी है, एक दिन उसने गीता के घर जाकर बिटिया को देखा था। विशाल कहता है वह तो अब बड़ी भी हो गई होगी। श्रद्धा बताती है हाँ अब बड़ी हो गई है। टूटे फूटे शब्दों में बोलने की कोशिश करती है। आज बहुत दिन बाद विशाल के पास अमन की कॉल आई है। अमन की बिटिया परी
का कल पहला जन्मदिन है। कल अमन की बिटिया पूरे 1 साल की हो जाएगी। अमन कहता है परी के जन्मदिन में तुमको अंकल आंटी को लेकर आना है। इधर विशाल का काम भी अच्छा चल गया है। उसने ठीक ठाक घर बनवा लिया है और उसे अपनी कंपनी से अच्छी खासी इनकम होने लगी है। विशाल अपनी मम्मी और पापा को दिल्ली चलने के लिए कहता है। विशाल बहुत खुश है। आज वह 2.5 साल के बाद श्रद्धा को आमने सामने देखेगा। इतने दिन से तो केवल फ़ोन पर ही वह उसकी आवाज़ सुन रहा था। वह बहुत खुश है। विशाल पहले भी कई बार दिल्ली जा चुका है, पर श्रद्धा और अमन से काम की वजह से कभी नहीं मिल पाया। आज पार्टी में वह श्रद्धा, अमन और गीता से मिलेगा। यह सोचकर विशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। विशाल अपने पापा के साथ दिल्ली के लिए चल देता है। रास्ते में वह सोचता है कि आज वहाँ कितने दिनों बाद वह अपने दोस्तों से मिलेगा। परी भी पूरे 1 साल की हो गई है। उसके बर्थडे में श्रद्धा भी आ रही है। यह सोचकर उसका मन बहुत प्रफुल्लित है। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले विशाल अपने दादा दादी से मिला। दादा दादी खुश हो गए। वह उनके घर से नहा धोकर तैयार होकर शाम को अपने मम्मी पापा के साथ परी के बर्थडे के लिए निकल जाता है। गीता और अमन विशाल का अपने घर में स्वागत करते हैं। अमन की बिटिया परी बहुत ही सुंदर तथा प्यारी बच्ची है। सबसे मिलकर विशाल की आंखें दरवाजे पर लग जाती हैं। वह हर आने जाने वाले को देख रहा है। उसे श्रद्धा के आने का बेसब्री से इंतजार है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे इंतजार करना मुश्किल पड़ रहा है। तभी लाल सूट में श्रद्धा अपने दादा दादी मम्मी पापा के साथ आती है। श्रद्धा को देखकर विशाल की आंखें उस पर टिक जाती हैं। श्रद्धा हाल में आकर सबसे मिलने लगती है। विशाल दूर खड़ा होकर उसे देख रहा है। विशाल की मम्मी जाकर श्रद्धा को गले लगा लेती हैं। वहीं विशाल के पापा दादाजी के पैर छूकर उनसे बात करने लगते हैं। परी का केक कटने के बाद सब खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी अमन आकर विशाल को छत पर ले जाता है। वहाँ पर गीता के साथ श्रद्धा पहले से ही है। विशाल के साथ अमन को देखकर श्रद्धा सकपका जाती है। अमन गीता के साथ छत की दूसरी साइड में खड़ा हो जाता है। विशाल और श्रद्धा गले मिलते हैं और बातें करते हैं। फिर चारों लोग छत से नीचे उतर आते हैं। खा पीकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह सुबह विशाल के पापा बताते हैं, आज श्रद्धा का परिवार हमारे घर पर हम लोगों से मिलने आ रहा है। विशाल को यह सुनकर खुशी महसूस होती है। शाम को श्रद्धा के पापा मम्मी दादा दादी सब लोग विशाल के दादा दादी जी के घर आ जाते हैं। विशाल की मम्मी और चाची सबके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हैं। सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। श्रद्धा के पापा श्रद्धा को विशाल की दादी के पास बिठा देते हैं। श्रद्धा के पापा दादी से कहते हैं, आंटी जी आज से बिटिया आपकी हुई। मेरी जो भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करना। विशाल की दादी श्रद्धा से पूछती हैं, क्यों बिटिया मेरे पास रहोगी? श्रद्धा मुस्कुराकर सिर झुका लेती है। विशाल की दादी श्रद्धा के सिर पर प्यार से हाथ रखती हैं और उसे अपने गले से लगा लेती हैं। श्रद्धा के दादाजी बताते हैं, श्रद्धा के पापा तो शादी करने के लिए कब से मान गए थे, लेकिन मैंने ही उन्हें रोक दिया ताकि विशाल अपनी कंपनी में अच्छा कर सके। अब विशाल की कंपनी अच्छी चल रही है और वह महीने का अच्छा खासा कमा भी लेता है। इसलिए अब विशाल को श्रद्धा से शादी करने में कोई भी इनकार नहीं होना चाहिए। विशाल के दादाजी कहते हैं, इसमें इनकार की क्या बात है, अब तो दोनों को अवश्य ही शादी कर लेनी चाहिए। श्रद्धा के पापा कहते हैं, तो मुहूर्त निकाल कर शादी की डेट फिक्स कर दी जाए। सभी लोग खुश हो जाते हैं और मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। 1 महीने बाद श्रद्धा और विशाल की एक दूसरे के साथ शादी है। विशाल के दादाजी कहते हैं, तो फिर शादी हम लोग यहीं दिल्ली से ही करेंगे। श्रद्धा के पापा मान जाते हैं और सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। 1 महीने बाद विशाल और श्रद्धा की धूमधाम से शादी हो जाती है। विशाल और श्रद्धा खूब मेहनत करते हैं और अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। उन दोनों का गृहस्थ जीवन दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। आज श्रद्धा और विशाल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं।